Hello friends, how are you? And I welcome you again in another class of method of measuring national income. ठीक है ना दोस्तों, हम लास्ट क्लास के अंदर हमने वैल्यू एडिड प्रोडक्शन मेथड को डिस्कस किया और नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए आज हम जिस मेथड को डिस्कस करेंगे उस मेथड का नाम है, क्योंकि ये सेकंड मेथड है तो इसलिए मैं इसको नंबर 2 पर लिखता हूँ। आज हम जिस मेथड की बात करेंगे दोस्तों वो मेथड है इनकम मेथड। और मैं आपको बताता हूँ कि 100% कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर मैंने लास्ट 15 ईयर से या 16, 17, 18 ईयर से मैंने नहीं देखा जिसके अंदर इनकम मेथड का न्यूमेरिकल नहीं आता हो। और बहुत इजी है, 100% न्यूमेरिकल आएगा। समझ लीजिए कि आपको आज की क्लास बहुत ध्यान से, अटेंटिवली, प्यार से सुननी है और बहुत इजी क्लास है, आराम से नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। ठीक है ना, पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग हम पढ़ तो लें कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स की इनकम का सम है। और फैक्टर्स कितने होते हैं, वही 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटल को के से ही डिनोट किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। सी से हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर कंजम्पशन को डिनोट करते हैं, इसलिए कैपिटल को के से ही डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर्स इनकम इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपल है, एक देश में एक साल में जितने भी फैक्टर्स हैं उन्होंने जितना भी अर्न किया उसको ऐड कर लो और वो सब क्या हो जाएगा, वो उस कंट्री की नेशनल इनकम हो जाएगा। लगा ना इजी, मगर इतना इजी है नहीं। अब सोचो ना, एक देश में एक साल में फैक्टर्स को कितनी इनकम मिली, ये तो हमें पता नहीं। इसको तो कैलकुलेट करते करते पागल हो जाएंगे हम तो ये काम हमारा नहीं है। ये काम तो मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ बच्चों, ये काम तो एक ऑर्गेनाइजेशन का है जिसका नाम क्या है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो नेशनल इनकम को मेजर करता है, काम उसका है। हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर प्रोसेस बताना है कि किस तरह से ये कैलकुलेट करता है और कैसे करता है। मैंने आपको बता दिया, फैक्टर्स को जो भी इनकम अर्न होती है, फैक्टर्स को क्या इनकम अर्न होती है, लैंड, उसके ओनर को क्या मिलेगा, रेंट, वर्कर, लेबर को वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। बस उन सबको ऐड करना है और उन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और सीधे सीधे हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। दोस्तों अब हम इन 4 फैक्टर्स की इनकम की बात करेंगे तो सबसे पहले लेबर की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि लेबर एक्टिव पर्सन है, ठीक है ना, वो बाकी फैक्टर्स को अरेंज करता है, उन्हीं की हेल्प से वो काम करता है, तो इसलिए उसको इसकी बात हम करेंगे। अच्छा, लेबर जब काम करता है, वर्कर हमारे लिए काम करता है, तो नॉर्मली जो भी उसको दिया जाता है उसके काम के बदले में रिवॉर्ड, वो क्या कहलाता है, वो या तो वेजेस होता है या फिर सैलरी। वेजेस फिजिकल वर्क के लिए, मेंटल वर्क के लिए सैलरी, तो नॉर्मली वेजेस एंड सैलरी। तो दोस्तों हम तो ये मानकर चलते हैं कि लेबर को काम करने के बदले में क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी। लेकिन हाँ ठीक है, मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में, ठीक है, अप्रूव्ड सेक्टर के अंदर वर्कर को वेजेस एंड सैलरी के अलावा अपनी जॉब के बदले में, अपनी फैक्टर सर्विसेज के बदले में और कुछ भी मिलता है। क्या मिलता है, अब हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको शॉर्ट में अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे वेजेस एंड सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद में क्या मिलता है, पेंशन मिलती है। क्या मिलती है, पेंशन, ठीक है ना। तो रिटायर होने के बाद पेंशन क्यों मिल रही है, देखो दोस्तों, पेंशन 2 तरीके की होती है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो उसी बंदे को मिलती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर चुका है। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज हो। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि उसकी जॉब परमानेंट हो, रेगुलर वर्कर हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको DA मिलता हो, प्रोविडेंट फंड का उसका अमाउंट कटता हो, ठीक है ना, छुट्टी भी उसकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग हो, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं लेबर। देखो दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। लेबर को उसके काम के बदले में वेजेस एंड सैलरी तो दिया जाता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें उसको मिलती हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को मिलाकर नाम दिया जाता है उसका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे COE से, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का मुआवजा या क्षतिपूर्ति। इंग्लिश में याद रखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को मैं डिफाइन करता हूँ। देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल करने के 2 तरीके, एक तो पॉइंट्स लिख दो और सीधे बता दो इसको ऐड करो, ये आएगा। लेकिन एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल इतने ईजी नहीं होते। वो क्या करते हैं, कभी नाम बदल देगा उसका, कभी किसी और फॉर्म में लिख देगा, कभी उसके पार्ट्स दे देगा, कभी मेन और पार्ट्स दोनों दे देगा। तो हमें समझना है, इसलिए मैं आपको समझाते हुए चलूंगा।
पहले मैं आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को डिफाइन करके बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है कि वर्कर को अपनी वर्किंग प्लेस पर काम करने के बदले में अपने ऑनर से, अपने एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिल रहा है, किसके बदले में, बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज, मतलब काम के बदले में जो भी फैक्टर इनकम मिल रही है उस सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वेजेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE। समझ गए। अब इस COE में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस COE के अंदर सबसे पहले तो काम के बदले में क्या मिलेगा, काम के बदले में मिलेगा वेजेस एंड सैलरी। क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरी। भाई ये तो COE का मेन पार्ट है ना। अब आगे सुनिए, मैंने कहा था कि कुछ सेक्टर्स के अंदर क्या होता है, रिटायरमेंट पेंशन। यहां मैंने कहा था कि पेंशन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखो पेंशन दो तरीके की होती है, एक रिटायरमेंट पेंशन है। पहले मैं आपको बताता हूँ रिटायरमेंट पेंशन क्या है। जब हमारा वर्किंग टाइम था तो हमने काम किया और हमारी सैलरी या हमारे काम के बदले में एक हमारी सैलरी का या हमारे काम का एक हिस्सा कट होकर रिजर्व में रखता रहा। जब हम रिटायर हो गए आफ्टर सर्विस, तो रिटायर होने के बाद अब हमारी इनकम का सोर्स क्या हो गया कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमें कुछ मंथली सैलरी देगी रिटायर होने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट पेंशन। लेकिन याद रखो रिटायरमेंट पेंशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि इसके बदले में आप जो काम कर चुके हो ना वो आप अपनी वर्किंग लाइफ में कर चुके हो, इसलिए रिटायरमेंट पेंशन क्या है, एक फैक्टर इनकम है और ये COE का पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय को मिलती है, किससे मिलती है, एम्प्लॉयर से मिलती है, बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज, जो वो पहले ऑलरेडी दे चुका है। पेंशन के आगे अगर रिटायरमेंट की जगह क्या लिख दे, ओल्ड एज पेंशन, बस, तो ये ट्रांसफर इनकम हो गई। अब ये COE का पार्ट नहीं है, अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन में छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, रिटायरमेंट लिखा है तो COE का पार्ट है, ओल्ड एज लिखा है तो COE का पार्ट नहीं है, छोड़ देंगे। और सिर्फ पेंशन लिखा, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा, एग्जाम में लिख दिया सिर्फ पेंशन, दे दी हमें टेंशन कि ये कौन सी वाली पेंशन है, रिटायरमेंट या ओल्ड एज, लिखा नहीं आगे पीछे। तो याद रखना जब सिर्फ पेंशन लिखा होगा तो हम उसको रिटायरमेंट ही अज्यूम करेंगे, ठीक है, और वो COE का पार्ट बन जाएगा। और बताता हूँ मेरे दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको एक बात बता रहा था, देखो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ any contribution by the employer in any स्कीम। देखो एग्जाम में ये वाला पॉइंट इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी होती हैं, कंट्रीब्यूशन भी कई तरीके का होता है, ठीक है ना, तो स्कीम भी कई तरीके की, कंट्रीब्यूशन भी कई तरीके का होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखो एनी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर इन एनी स्कीम, किसी भी स्कीम में मैं आपको बताता हूं, जैसे एक स्कीम होती है सोशल वेलफेयर स्कीम। ये क्या होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम की जैसे एक फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं और मशीनों से काम होता है, थोड़ा डेंजरस वर्क भी है, तो वहाँ पर एक स्कीम बना रखी है सोशल वेलफेयर स्कीम कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट या कोई भी उसके साथ मिस हैपनिंग्स हो जाती है तो अब उसको जो कंपनसेशन मुआवजा दिया जाएगा वो फर्म देगी, ठीक है। अब फर्म एकदम से अपने पास से कहाँ से लाए, तो वो क्या करती है कि स्कीम बना देती है और अपने वर्कर्स के लिए उसमें हर महीने या एनुअली एक अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करती रहती है और वो यूटिलाइज कर सकता है वो एम्प्लॉय कब, जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब। और बताता हूँ मैं आपको, PF सुना होगा, EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कॉमन सी बात है। प्रोविडेंट फंड जो है आज के टाइम में ये कॉमन सी बात है, ये प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, बड़ी कॉमन है ये। प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपने सुना होगा, देखो क्या सुना होगा मैं बताता हूँ। आपने सुना होगा जैसे आपका कोई रिलेटिव जॉब करता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई सैलरी क्या है, हम उससे पूछते हैं सैलरी क्या है। अब वो कहता है कभी कभी कि यार देखो 40,000 तो कैश है, 40,000 सैलरी है, लेकिन यार कैश में 35,000 आती है। क्या बोला उसने, 40,000 कैश है और 35,000 कैश आती है। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई सैलरी तो 40 है, बाकी 5,000 कट रहा है। कहाँ कट रहा है, उसके लिए 35 तो कैश में आ गया ना, कैश का मतलब वेजेस एंड सैलरी कैश में आ गया। अब 5,000 उसका EPF जा रहा है, प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, मतलब कंपनी फर्म उसके प्रोविडेंट फंड में 5,000 रुपये पर मंथ उसके लिए ऐड कर रही है। और वो बंदा जब बाद में अगर मान लो कंपनी छोड़ता है, जॉब छोड़ता है या रिटायर हो जाता है या कभी भी जब उसको ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर में, वो उस प्रोविडेंट फंड को यूटिलाइज कर सकता है। इसका मतलब वो प्रोविडेंट फंड का पैसा भी क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर काम कर रहा है। मगर याद रखना ये जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मिलते हैं ना किसी भी एम्प्लॉय को, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मिलते हैं,
ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं आएगा। ये कैसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, सुन लीजिए। जैसे प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस प्रीमियम किसका, एम्प्लॉय का। किसने पे कर दिया, एम्प्लॉयर ने। तो सोचो मैं एम्प्लॉय हूं और मेरा एम्प्लॉयर मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम दे दे तो मुझे तो फायदा है ना। क्यों है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ऐसे लिखा होगा। यूं लिखा होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड में क्या किया, कॉन्ट्रीब्यूशन किया। किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो ये भी सीओई का पार्ट हो गया। ठीक है ना। और भी कई तरीके की, सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने पेड किया सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम एम्प्लॉय के लिए, वो भी सीओई का पार्ट हो गया। तो दोस्तों समझे ना, सीओई के मेन ये 3 पार्ट है। इसके अलावा और भी पार्ट है जो मैं आपको ओरली बता दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल के हिसाब से ये 3 पार्ट है। मेन बात क्या ध्यान रखनी है, लेबर को काम करने के बदले में जो मिलता है उसका नाम सिर्फ वेजेस एंड सैलरी नहीं है, उसका कंप्लीट नेम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। और सीओई में क्या आता है, नॉर्मली वेजेस एंड सैलरी जो इन केस है, रिटायर होने के बाद पेंशन है, और कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय करेगा किसी भी स्कीम में। स्कीम क्या हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो सकती है, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या कोई और अलग स्कीम हो सकती है। और यहाँ पर मैंने आपको एक प्रिकॉशन बता दी, अगर पेंशन से आगे क्या लिखा है, ओल्ड एज, तो वो सीओई का पार्ट नहीं है, उसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे। ठीक है ना। इनके अलावा एक बात और बताता हूं, अगर एम्प्लॉयर की जगह कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज हिमसेल्फ करता है, एम्प्लॉय हिमसेल्फ करता है, अपने आप करता है, जैसे मेरा इंश्योरेंस है और मैं अपने प्रीमियम को खुद पे करता हूं, तो बताओ मुझे मेरी कंपनी से कोई फायदा हुआ, नहीं ना, ये तो मैंने खुद पे किया ना, तो ये तो सीओई का पार्ट नहीं है। तो अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की जगह बाय द एम्प्लॉय होगा तो उसको भी हम ओल्ड एज पेंशन की तरह छोड़ देंगे। ठीक है ना। इसके अलावा पॉइंट तो बहुत सारे हैं सीओई में, आपको मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बस एक बात ये बताता हूँ, क्योंकि इतना डीपली नहीं आता 12th लेवल पर। बस मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई न्यू पॉइंट आता है ना, तो आप एक काम करना, आप उसको ध्यान से पढ़कर बस ये सोचो कि ऑर्गेनाइजेशन से, फर्म से वो काम के बदले में मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है। अगर वो काम के बदले में मिल रहा है तो वो क्या है, तो वो आपका सीओई का पार्ट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बोनस एंड कमीशन। एक पॉइंट है बोनस एंड कमीशन, किसको मिला, एम्प्लॉइज को। अब हम देखना चाहते हैं कि बोनस एंड कमीशन काम के बदले मिलता है या फ्री में, ऐसे ही सॉरी, काम के बदले में। देखो बोनस कब मिलता है, जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब आपने काम ज्यादा किया। कमीशन कब मिलता है, जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा वर्क किया। तो दोनों काम के बदले में ना। तो बोनस एंड कमीशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फेस्टिवल गिफ्ट। सोचो, फर्म से हमें, कंपनी से हमें हमारी क्या मिले, फेस्टिवल गिफ्ट्स। क्यों मिले, फेस्टिवल है ना, काम के बदले में मिले क्या, नहीं ना, फेस्टिवल है इसलिए मिले, फेस्टिवल है इसलिए। तो वो फैक्टर इनकम नहीं है, सीओई का पार्ट नहीं है। समझे ना दोस्तों। तो नॉर्मली बेसिकली ये 3 पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन में याद रखना, अगर आपको पहला पॉइंट आपको क्या ढूंढना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको सीओई मिल जाता है तो आपको इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीओई का मतलब कंप्लीट आपको पैकेज मिल गया, ये सब ऑलरेडी उसी के अंदर इंक्लूड है। अगर साथ में दे भी रखे होंगे तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेबर की बात हो जाती है पूरी। अब हम बाकी 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। किस किस की बात करते हैं, अब हम करेंगे लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या मिलेगा, रेंट। कैपिटल क्या मिलेगा ओनर को, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इन सब को मिलाकर एक टर्म आती है, जिसका एक टर्म बनती है जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसको हम शॉर्ट में ओएस से डिनोट करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। हिंदी में बोलते हैं प्रचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब मेरे दोस्तों, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज द फैक्टर इनकम ऑफ रिमेनिंग फैक्टर्स, जो बचे हुए हैं उनकी। ऑपरेटिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि लैंड, कैपिटल, इन मशीनों को, जमीन को, इनको सब लेबर क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है। ऑपरेटिंग के लिए, ऑपरेट करने की वजह से जो सरप्लस मिलता है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स, उसमें क्या आता है, रेंट आता है। ठीक है, रेंट तो क्लियर है। कैपिटल का इंटरेस्ट आता है, ये भी क्लियर है। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आता है, ये भी क्लियर है। ये एक नई चीज आ गई, क्या, रॉयल्टी। रॉयल्टी इज ऑल्सो लाइक अ रेंट। देखो रॉयल्टी, अच्छा रेंट आप जानते हो, हमारे पास लैंड है, जमीन है, हमने किसी को दी, बदले में जो पैसा आ रहा है वो क्या है, रेंट है। फैक्टर इनकम है, फैक्टर की इनकम है। इंटरेस्ट,
हमारे पास कैपिटल है, हमने इन्वेस्ट कर दी, बदले में क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। फैक्टर इनकम है, एंटरप्रेन्योर अपनी मेहनत करता है, रिस्क लेता है, बिजनेस में इनोवेशन करता है ना, बदले में क्या मिल रहा है? जो इनकम आ रही है उसे प्रॉफिट। रॉयल्टी भी एक इनकम है, रॉयल्टी भी एक रेंट है। बस रॉयल्टी एक ऐसा रेंट है जो इनटेंजिबल, जो ना दिखाई देने वाली एसेट्स के बदले में या उसके यूज़ के बदले में दिया जाता है ऑनर को। देखो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रॉयल्टी का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो हमारे इंडिया में मैकडोनल्ड्स है, बहुत सारे जगह जगह पर, हर सिटीज़ के अंदर मैकडोनल्ड्स है ना। अच्छा, ये मैकडोनल्ड्स जो कंपनी है कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, ठीक है ना। वो कंपनी अपना नाम यूज़ करने के लिए दे रही है किसको? इंडियंस को। अच्छा, क्या हमारे यहाँ पर मैकडोनल्ड्स अमेरिका के लोग चलाते हैं? नहीं, सारे इंडियंस चलाते हैं, मगर वो नेम किसका यूज़ कर रहे हैं? अमेरिका का, अमेरिकन कंपनी का नेम यूज़ कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह वो नेम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी कि जिन लोगों ने भी उनकी फ्रेंचाइजी ले रखी है ना, तो वो हर मंथली या एनुअली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट रेंट के रूप में किसको देते होंगे? उनके ओनर को, क्योंकि वो उनके नाम को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो रेंट किसी टेंजिबल चीज के लिए नहीं है, नेम के लिए यूज कर रहे हैं, ब्रांड के लिए, गुडविल के लिए यूज कर रहे हैं। वो रेंट क्या कहलाता है? रॉयल्टी। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखते हैं जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक का राइटर अलग होता है, पब्लिकेशन अलग होता है। राइटर ने बुक लिखी, पब्लिकेशन उसको पब्लिश करके सेल कर रहा है, तो पब्लिकेशन राइटर को क्या देगा? राइटर को क्या फायदा? राइटर को देगा कुछ पैसा देगा। किस लिए? क्योंकि वो उसके राइट्स को यूज कर रहा है। वो क्या है? रॉयल्टी है। समझे ना। तो रॉयल्टी भी एक किराया है, मगर ये ना दिखाई देने वाली इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, जिसमें गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है। कोई मेडिसिन कंपनी है जिसने एक दवाई बनाई और उसने उसको कॉपीराइट करा लिया। अब वो उसका जो परमिशन है दो कंपनीज को और दे देती है। वो दो कंपनीज क्या करेंगी? उसको बदले में कुछ रेंट देंगी, कुछ किराया देंगी, दैट इज रॉयल्टी। तो ये भी फैक्टर इनकम है। रेंट रॉयल्टी एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दोनों ऑपरेटिंग सरप्लस के पास पार्ट है। इंटरेस्ट भी सिंपल पार्ट है। अब आते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट भी सिंपल ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है जो एंटरप्रेन्योर के पास आता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। देखो, जो फर्म का टोटल प्रॉफिट होता है ना, किसी भी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, किसी भी कंपनी का, कंपनी क्या करती है? सारे प्रॉफिट को अपने लोगों में नहीं बांटती जिन लोगों ने वहां पर पैसा लगाया है, बल्कि उसमें से एक हिस्सा तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जैसे हमारी इनकम पर टैक्स लगता है, तो कंपनी के प्रॉफिट पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। एक पार्ट टैक्स देना पड़ेगा, एक पार्ट सेव करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़े तो हम उसको यूटिलाइज कर सके, और बाकी जो बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर्स में। जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, कंपनी सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती, एक हिस्सा बचाकर रख लेती है। सुन लो उसका नाम, जो बचाकर रख लेती है उसका सिंपल नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से ही क्लियर है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो बांटा नहीं है प्रॉफिट का, वो पार्ट जो हमने डिवाइड नहीं किया, मतलब अपने पास रिजर्व में रख लिया। इसका एक दूसरा नाम भी है आजकल जो इसको यूज़ किया जाता है, आजकल ज़्यादातर इसको इस नाम से यूज़ किया जाता है, कॉरपोरेट सेविंग। कॉरपोरेट सेविंग, निगम बचतें बोला जाता है इसको हिंदी में, निगम बचतें, अवितरित लाभ। जो हमने प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये निगम बचतें, कॉरपोरेट सेविंग दोनों एक ही है। अब मोस्टली ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसके मुकाबले। प्रॉफिट का एक पार्ट जो सेव करके रख लिया, एक पार्ट जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे दिया, तो उसका नाम है कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स। कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स इजी है। देखो, निगम लाभ कर, कॉरपोरेशन के प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला टैक्स, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स गवर्नमेंट को चला गया, और एक हिस्सा बांट दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड लाभांश है। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट कर दिए। तो मेरे दोस्तों, ऑपरेटिंग सरप्लस को समझना जरा ज्यादा जरूरी है। देखो, क्योंकि इसमें पार्ट देन अगेन उसके पार्ट हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस मेन पार्ट है, अगर ये गिवन है तो सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, मेन आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो लाइन से उठाना है, लाइन से ये नंबरिंग कर लो। पहले रेंट ढूंढो, रॉयल्टी ढूंढो, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में लास्ट में आओ प्रॉफिट पे। ये नहीं कि न्यूमेरिकल में पहले प्रॉफिट मिल गया तो उसे ही ले लो। समझे ना। मैं बहुत बार समझाता हूँ, सीरीज को फॉलो करो। जैसे अकाउंटेंसी में रूल्स होते हैं ना कि पहले इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है,
रूल्स होते हैं, मैथ्स में रूल्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में रूल हो, यहाँ भी रूल हैं। पहले आप रेंट, पहले आप सीओई ढूंढोगे, उसके बाद में अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस तो पहले रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिले, ठीक है, अदरवाइज उसके जितने भी पार्ट्स दे रखे हों वो ढूंढने हैं आपको, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो पहले मिल गया बस उसको ले लो, भंडारा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जो मिले पहले ले लो, लाइन से चलना है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अच्छा, रेंट के कोई पार्ट नहीं है, रॉयल्टी का कोई पार्ट नहीं है, रॉयल्टी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, रॉयल्टी रेंट के साथ भी हो सकता है अलग भी हो सकता है। इंटरेस्ट सिंपल लिखा होगा, इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, याद रख लेना। और प्रॉफिट बता दिया मैंने, 3 पार्ट उसके। अब प्रॉफिट में क्या ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है तो मेरे बच्चों प्रॉफिट ले लो ना। अरे ये तो इसी का पार्ट है, मैं आपको समझाता हूँ ना, जब मैं आपको क्लासेस देता हूँ मैं क्या कहता हूँ, बेटा ये तो फादर है, ये तो उसके बच्चे हैं, ये तो 3 उसके बच्चे हैं। फादर, अगर फादर मैन आ गए तो बच्चों को देखना है क्या? नहीं, फादर को देख लो, ये बड़ा है ना, इसको देखो ना, इसको कंसिडर करो। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इन तीनों को ढूंढो, तीनों भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो तीनों होंगे, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, सही है। मगर ध्यान रखना ये तीनों प्रॉफिट के पार्ट है। प्रॉफिट अगर गिवन है और इनके साथ इनमें से कोई गिवन है तो प्रॉफिट को लेना है, उनको छोड़ देना है। ऐसे ही ये सारे ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस और इंटरेस्ट दे दिया तो ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, समझे दोस्तों। तो देखो 4 फैक्टर्स की बात हो गई, और 4 फैक्टर्स को जो हमें मिलता है रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, उनको हमने 2 हेडिंग के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज सीओई, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस। और मेरे बच्चों मैंने आपको बताया ना कि हमारी इकोनॉमी में 2 तरीके के सेक्टर होते हैं। एक आपको बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, ये गारंटीड है, गारंटी है मेरी, आपको बता रहा हूँ गारंटीड। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मेरे बच्चों अभी तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी तो है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी तो है, जो क्या कहते हैं वो भी तो अर्निंग करता है, ठीक है ना। अभी तो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया, रेंट अलग किया, सैलरी अलग की, इंटरेस्ट अलग, प्रॉफिट अलग, बाकी भी तो हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है जो अपने घर में ही अपनी शॉप चलाता है, अपने घर में या अपनी प्रॉपर्टी में, तो लैंड अपनी, लेबर वो खुद है, कैपिटल उसने खुद लगाई, ऑनर भी वो खुद है। इतने सारी दुकान शॉप्स जो होती है हमारे आसपास। एक फार्मर है अपने खेत पर खुद खेती करता है, कल्टीवेशन करता है, तो लैंड उसका, लेबर उसका, कैपिटल उसकी, एंड सब कुछ उसका है। वहाँ तो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना ना, वहाँ उसे अपनी इनकम। देखो मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, यहाँ पर लैंड मेरी, लेबर वर्कर मैं खुद हूँ, कैपिटल मेरी अपनी लगी है, एंटरप्रीन्योर ऑनर भी मैं खुद हूँ। अब मंथली जो भी मुझे सैलरी है दोस्तों, मुझे सोचकर बताओ क्या मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा कि ये मेरा रेंट, ये मेरा प्रॉफिट, ये मेरा इंटरेस्ट, ये मेरा वेजेस एंड सैलरी, करूँगा क्या? कभी नहीं, सारी इनकम मेरी है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है लोग, और वहाँ से निकलकर एक थर्ड पॉइंट हमारा आता है, उन लोगों की इनकम को क्या बोला जाता है? उन लोगों की इनकम को बोला जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये पूरा बता रहा हूं मैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय। और इसका कोई पार्ट नहीं होता। इसको मिक्स्ड इनकम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर इस इनकम में रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, सब प्रॉफिट सब मिक्स अप होता है। उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर की जगह अलग अलग कैटेगरी में करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मेरे दोस्तों मान लीजिए आपके फादर है, उनकी अपनी एक शॉप है, और जो शॉप है वो शॉप के ऑनर भी हैं, और वहाँ पर और वो खुद भी काम करते हैं और कुछ वर्कर्स को भी लगा रखा है, ठीक है। तो वर्कर्स को देने के बाद में जो भी अब मंथली इनकम आती है, अब बताओ कि आपके पेरेंट्स इस तरह से डिवाइड करेंगे, ये मेरी शॉप का रेंट आ गया, ये मेरी मेहनत का आ गया, ये जो मैंने कैपिटल लगाई थी उसका इंटरेस्ट आ गया, नहीं करेंगे ना, क्योंकि सारी इनकम तो घर पर आनी है। तो वो इनकम क्या है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, दैट इज़ द मिक्स इनकम। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर जो 2 सेक्टर थे, ये सारी इनकम हो गई, ठीक है ना। तो सभी फैक्टर्स की इनकम हो गई। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, आप फैक्टर्स की इनकम को ऐड कर लो। फैक्टर्स की इनकम को हमने जोड़ लिया। एक छोटी सी चीज़ बाकी है मेरे बच्चों, जो मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैंने 4th या 3rd क्लास के अंदर मैंने आपको समझाई थी, 4th या 5th में आपको समझाई थी, NFIA, याद है ना। उसके लिए आपको डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की थ्योरेटिकल क्लास देखनी पड़ेगी। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेशनल इनकम में तो वो भी इनकम आती है ना जो हमने एब्रोड से कमाई है। हमारे देश के लोग केवल हमारे देश में ही काम कोई करते हैं, एब्रोड जाकर भी काम करते हैं, वहाँ से कमा कर लाते हैं। क्या होता है? फीफा,
बाहर के लोग भी हमारे यहाँ कमाने आते हैं, लेकर जाते हैं, क्या है फीटा, दोनों का डिफरेंस क्या है NFIA। तो अभी हमारे पास एक फोर्थ और बच जाती है, उसका नाम क्या है NFIA। और ये NFIA कौन सी है, ये फ्रॉम वाली है, ये टू वाली भी हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्रॉम वाली को याद कर लो, फ्रॉम वाले को समझ लो, टू वाले को बिल्कुल उसके अपोजिट करना है। फ्रॉम वाला जो NFIA होता है वो क्या होता है, फीफा, मतलब जो अर्न किया है उसमें से किसको माइनस करना है, फीटा को अर्न करना है। ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के की क्लास में, आपको वहाँ पर रेफर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता। तो फोर्थ इनकम है NFIA विच इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। अब सोचो नेशनल इनकम में सब आ गया, इनसाइड द बाउंड्री आउटसाइड से भी आ गया, बस यही है फैक्टर इनकम। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जोड़ लेना है। और क्या आता है अब, मतलब इन द सेंस मैं कहूँ कि अब हमें फॉर्मूले बनाना है। अच्छा देखो, और लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं या कहीं भी जैसे भी पढ़ाते हैं, तो मैंने अक्सर बच्चों से सुना है, क्या कहते हैं, सर कहते हैं कि भाई ये वाले फॉर्मूले याद कर लो। मैं कहता हूँ कि फॉर्मूले याद मत करो, फॉर्मूले को खुद हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर हम उनका फॉर्मेशन खुद करेंगे, हम यहाँ पर खुद अपने आप फॉर्मूले बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, नेशनल इनकम में फैक्टर्स इनकम को जोड़ना है, तो जोड़ लो ना, सबको जोड़ लेते हैं। मतलब 1 + 2 + 3, क्या मतलब है 1 + 2 + 3 का मतलब 1 मतलब COE, ये ऑपरेटिंग, ये MI, ये NFIA। अगर 1 + 2 + 3 + 4 अगर हम जोड़ दें तो बस मैंने क्या कहा था, सीधे सीधे फैक्टर इनकम को जोड़ दो, दैट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जब सिर्फ नेशनल इनकम लिखी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, NNP-FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब सिर्फ नेशनल इनकम लिखी होती है तो वो नेट होती है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता। जब FC लिखा होता है तो ये फैक्टर्स की इनकम होती है, इसमें से गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था वो हमने दे दिया ऑलरेडी। और जरा सोचो, अब इस मेथड से आपको इसे याद भी रखना है कि इस मेथड से जो फर्स्ट जो इनकम आती है वो NNP-FC आती है, समझे, और क्यों आती है याद भी रखना है, और क्यों रीजन भी याद रखना है। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों फैक्टर्स की इनकम को ही तो जोड़ा है। आप सोचो ना, आपकी फर्म है, आपकी फैक्ट्री है, आपको फैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फैक्टर्स को कब बांटोगे, टैक्स पहले निकाल लोगे ना, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लोगे ना, तभी तो बांटोगे। अगर पहले ही बांट दिया तो फिर टैक्स और डेप्रिसिएशन कौन देगा, तो पहले ले लेंगे, पहले निकाल लेंगे, निकाल चुके हैं इनमें से, इसलिए ये नेट है, इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट है। हाँ, अब अगर इसको मुझे ग्रॉस बनाना है तो ये नेट है, मुझे इसको ग्रॉस बनाना है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या करेंगे दोस्तों बताओ, यस, डेप्रिसिएशन इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि फॉर्मूला, अगर मैं इसी फॉर्मूले को यूं कर दूं, 1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों आ गए, प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, अब मेरे पास नेट नहीं आएगा क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, GNP और FC ही आएगा, FC ही आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जोड़ने से सिर्फ नेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रॉस में। एक और बना देता हूं, देखो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, मतलब समझ रहे हो ना, कहीं 1 + 2 3 3 4 3 3 6 और 4 10 वाला वो वाला हिसाब नहीं है। मतलब एक ये इन चारों को जोड़ना तो है, प्लस चलो डेप्रिसिएशन भी अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ रहा, चलो मैं कुछ चेंजेस करके दिखाता हूं आपको। अगर मान लो मैं इसके अंदर NIT जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनमें से तो हमने निकाल लिए थे ना, वापस ऐड कर देंगे। अगर तो वापस ऐड कर देंगे तो मेरे बच्चों ध्यान देना, देखो NIT प्लस करने से ये N 1 + 2 + 3 + 4 किसके बराबर था, NNP-FC। 1 + 2 + 3 + 4 किसके बराबर था, NNP-FC। NNP-FC में नेट NIT जोड़ा है तो ये FC कन्वर्ट हो जाएगा, इस N पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये NNP ही रहेगा, बट वो किस पर आ जाएगा, MP पर आ जाएगा, क्योंकि हमने NIT, और दोनों को प्लस करेंगे तो GNP-MP आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकम मेथड के अंदर सारी चीजें ऐड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, कुछ भी। इनकम मेथड में अगर नेट आपको फाइंड आउट करना है तो याद रखो ऑलरेडी नेट आती है। स्टूडेंट्स देखो, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं बेवकूफ वाले, कि इनकम मेथड से कहा कि नेट निकालो, अब उनके दिमाग में एक बात घुसी हुई है, क्या, नेट मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, वो कर देंगे माइनस। अरे बेवकूफ़ो, पहले ये तो देखो कि आपके पास जो इनकम आती है वो कौन सी आती है। अरे भाई, जो इनकम आ रही है वो कौन सी आ रही है, इनकम मेथड से तो ऑलरेडी नेट आ रही है ना, और नेट कहाँ है, तो कुछ मत करो। फैक्ट, अगर इनकम मेथड से ग्रोस कहेंगे तो इनकम से नेट आती है, उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो अपने पॉइंट लेने के बाद डेप्रिसिएशन, ठीक है।
FC आती है अगर मार्केट प्राइस पे कहा जाए तो NIT प्लस करो। NIT अलग अलग फॉर्म में भी दे सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग, सब्सिडी अलग, ये मैं आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। अब NFIA की बात करते हैं। अगर NFIA फ्रॉम दे रखा है तो +4 है, और अगर NFIA 2 दे रखा है तो +4 की जगह क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। 2 वाले को माइनस कर दें क्योंकि 2 वाला होता है फीटा माइनस फीफा। और यहाँ पर मैं छोटी मोटी दो एक बातें आपको और बता देता हूँ ज़रा। देखो अगर मैं सिर्फ NDPFC निकालना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ NDPFC, देखो अब हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे। मैं डोमेस्टिक इनकम चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, डोमेस्टिक। याद है मेरे बच्चों, मैंने आपको समझाया था 4th या 5th क्लास में, नेशनल डोमेस्टिक इनकम की क्लास में, कि डोमेस्टिक इनकम सिर्फ बाउंड्री की इनकम होती है, उसमें एब्रोड वाली इनकम नहीं होती। और एब्रोड वाली इनकम का नाम क्या है, NFIA। तो इसका मतलब अब हम NFIA को छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। NDP चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए ना, तो अंदर अंदर वाली ले लो, डोमेस्टिक वाली ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसको माइनस क्यों करेंगे, अरे छोड़ना है उसको क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला सिर्फ ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, बस इन तीनों को प्लस कर दो या इसके कंपोनेंट्स प्लस कर दो, आ गया NDPFC, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे मैं आपको, अगर मान लो मुझे NDP-MP चाहिए, NDP-MP, तो 1 + 2 + 3, डोमेस्टिक है ना इसलिए 4 नहीं आएगा, नेट है तो नेट तो आता ही आता है, लेकिन MP नहीं आता, FC आता है, तो MP को FC बनाने के लिए NIT क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस। अब आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो इनके बारे में, लेकिन ध्यान रहे पहले सॉल्यूशन है उनको देखो, और लाइन से लेना है आपको, पहले COE ढूंढना है, वो नहीं मिलेगा तो उसके पार्ट ढूंढो, जितने हैं उसको ऐड करो लाइन से प्लस में। रिटर्न वर्क करके, रिटर्न नाम लिखकर पूरा जो वर्ड यूज़ किया जाए वही करो। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, ये नॉर्मली ऑपरेटिंग सरप्लस क्लियर नहीं दिया हुआ होता, इनके पार्ट्स दिए होते हैं, तो लाइन से ढूंढना है। रेंट ढूंढो, फिर रॉयल्टी, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट नहीं तो उसके 3 पार्ट, तीसरा मिक्स इनकम है उसके कोई पार्ट नहीं है, चौथा NFI है, ध्यान रखना है फ्रॉम में है या टू में है, फ्रॉम वाला है तो प्लस में आ जाएगा, टू वाला है तो माइनस में, इसका अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो ब्रैकेट में करके हो जाता है, ठीक है। बाकी हमने फॉर्मूलेस बनाए हैं, इनको रटने की कोशिश मत करो, याद करने की कोशिश करो, और मेन बात क्या रखो कि सबसे पहले जो इनकम आती है वो कौन सी आती है, वो NNPFC आती है। जैसे पिछले मेथड में मैंने आपको बताया था वैल्यू एडिड में कि भाई सबसे पहले कौन सी आती है, GVAMP, तो रूल बताया था ना, वो मार्केट से आ रही थी। तो देखो उस मेथड को और इसको कंपेयर करो, 100% डाउट क्लियर हो जाएंगे। भाई वहां पे आ रही थी GVAMP, वहां पे कौन सी आ रही थी, GVAMP, ग्रोस आ रही थी MP, वहां पर हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा नेट बनाने के लिए, NIT माइनस करना पड़ा FC बनाने के लिए, यहाँ पर नेट के लिए क्या डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा, नहीं। क्या FC के लिए NIT माइनस करना पड़ा, नहीं। क्यों, ऑलरेडी आ रहे हैं ना, यहाँ तो उनको ऐड करना पड़ा बनाने के लिए, समझे ना दोस्तों। तो देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी। इसी तरह से मैं आपको एक हमारा जो अगला थर्ड मेथड आ जाएगा, कौन सा वाला, एक्सपेंडिचर, वो भी बता दूंगा। और तीनों मेथड में से एक न्यूमेरिकल 100% 6 मार्क्स में कंपलसरी 12th क्लास में आता ही आता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वैसे में प्रैक्टिकल क्लासेस भी है मेरी, तो प्रैक्टिकल क्लासेस में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हो। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या करोगे, बस एक कॉन्टैक्ट करने के लिए व्हाट्सअप कर देना 9810258448, इम्तियाज़ अंसारी, ठीक है जी। चैनल पर कमेंट भी कर सकते हैं आप हमारे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर अगली क्लास के अंदर हम थर्ड मेथड लेकर आएंगे आपके सामने। जब तक इसको स्टडी करो, और थर्ड जब तक मत देखना जब तक इसके सेपरेट न्यूमेरिकल कवर अप नहीं कर लो। और इन पॉइंट्स के अलावा जाते जाते एक ज़रूरी बात याद आ गई, इन पॉइंट्स के अलावा कोई भी और पॉइंट्स अगर अलग से नया आता है ना, 1 मिनट के लिए सोच लो, फैक्टर्स इनकम है या नहीं, लगता है किसी का पार्ट लगता है तो उसमें देखो, अदरवाइज उसको इग्नोर करो, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी सेफ रहो, साउंड रहो, अच्छे रहो, और हेल्दी होकर क्या कहते हैं, मेहनत करो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।